मित्रों, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम, पर दुनिया का सबसे वर्स्ट में से भी एक। तो क्या चुनेंगे आप? आज मुझे पूरे 5 साल और 1 महीना हो चुका है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्टडी और रिसर्च करते हुए। आज अगर आप इस स्टार्टअप इकोसिस्टम में जाना चाहते हैं तो आज हम उसी रियलिटी में आपको ले जाएंगे। क्या सीन है इस स्टार्टअप इकोसिस्टम का, कैसे इसको पर्दे के पीछे छुपाया जाता रहा है, क्या हम इससे उम्मीद कर सकते हैं, इस इकोसिस्टम में अपॉर्चुनिटीज क्या है, उन अपॉर्चुनिटीज को बिल्ड कैसे किया जाए, आइडिया से लेकर आईपीओ तक, डिसरप्शन से लेकर डिस्ट्रक्शन तक, मैनेजर से लेकर डैमेजर तक, फ्लिपकार्ट से लेकर अदानी तक, जोहो से लेकर जीरोधा तक, जर्नी जो हर फाउंडर ने एक्सपीरियंस करी। अब आपकी बारी। Is total bullshit. क्यों लोग जाना चाहते हैं इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में? ये एक लड़का है राजू, इसने कल ही एक आइडिया सोचा है। अब इसी की जर्नी हम पकड़ के चलेंगे कि इसके साथ क्या क्या होता है, किन चीजों से ये गुजरेगा। राजू ने एक आइडिया तो सोचा, लेकिन क्यों सोचा और स्टार्टअप के लिए ही क्यों सोचा? स्टार्टअप कल्चर की आग फैलना चालू हुई 2013 से। 2015 में मोदी जी की स्पीच के बाद ये आग और फैली। हिंदुस्तान का कोई जिला, हिंदुस्तान का कोई ब्लॉक ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में नए स्टार्टअप शुरू न हुए। और 2016 में इसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म लाके इसको एक रोजगार का जरिया भी बनाया, जो कि सही था। राजू ने फाउंडर्स की लाइफस्टाइल देखी, पैसा देखा और उसी वक्त सोच लिया कि आइडिया को मैं अपने बिजनेस में कन्वर्ट करूंगा। इंडिया में इस वक्त 57,000 स्टार्टअप्स लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें से अगर इंक 42 की रिपोर्ट माने तो 40,000 स्टार्टअप्स ही हैं जो कि एक्टिव बचे हैं। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट ये है दोस्तों कि 5,068 स्टार्टअप ही फंडेड स्टार्टअप हैं इस इकोसिस्टम के अंदर। लेकिन फिर भी लोग फंड्स का जुगाड़ करने वीसीज और एंजल इन्वेस्टर्स के दरवाजे पर जाते हैं। राजू के सामने यही दिक्कत सबसे पहले आई कि वो अपने स्टार्टअप को बूटस्ट्रैप करे या फंडेड करे। लोगों की सलाहें आनी चालू हुई तो उन्होंने कहा कि बेटा राजू, एक काम कर, तू कुछ काम कर ले और उस काम से जो इनकम होगी तो अपने स्टार्टअप में डाल दियो। पर राजू किसी की बात कहाँ सुनता है। राजू ने अपना आइडिया बनाया, आइडिया को एमवीपी में कन्वर्ट किया। एमवीपी यानी मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, जिससे उसके इन्वेस्टर्स को उस पर विश्वास हो। राजू अपना आइडिया लेकर वीसीज फर्म के पास जाता है, यानी उसने रास्ता चुना फंडिंग राउंड्स का, और यहाँ से उसकी स्टार्टअप जर्नी का खेल जो है वो चालू हो जाएगा। मित्रों, इंडिया में 568 स्टार्टअप तो हैं फंडेड, लेकिन इन्वेस्ट जिन्होंने किया है उनकी संख्या 9,300 से भी ज्यादा है। और ये चीज और मोटिवेट करती है फाउंडर्स को कि वो फंड मांगने जाएं, क्योंकि भैया इतने सारे लोग देने वाले हैं तो क्यों ना लिया जाए। लेकिन क्यों ऐसा है भारत में कि 107 यूनिकॉर्न में से सिर्फ 13 प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स हैं? सोचिए जरा कि 57,000 स्टार्टअप्स में से सिर्फ 13 प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स अभी तक इंडिया ने प्रोड्यूस किए हैं अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम में। आनंद महिंद्रा ने कुछ दिन पहले अपने इंटरव्यू में कहा था कि इंडिया के 90% स्टार्टअप फेलियर है, और इसका उन्होंने बड़ा रीजन दिया था उनकी पुअर रिस्क मैनेजमेंट का। हाल ही में अनुपम मित्तल ने भी कहा कि वो जितने भी स्टार्टअप्स को फंड कर रहे हैं वो लॉस मेकिंग है, और वो लॉस मेक कर रहे हैं। और इन 3 सालों में आपने बहुत कंपनीज के बारे में सुना होगा कि वो अर्श से फर्श पे आई अपनी मैनेजमेंट की वजह से। लेकिन उसमें एक और बात कॉमन है, वो है वीसीज। सुकोआ कैपिटल और टाइगर ग्लोबल 2 ऐसे वीसीज हैं जो बड़े बड़े नामों को फंड करते हैं इंडिया के अंदर आज भी। लेकिन जब ये चीजें सामने आती हैं फिर भी लोग इन्हीं के पास जाते हैं फंड मांगने। लेकिन ऐसा क्यों? उनके लार्ज अमाउंट्स के पे चेक्स और डील्स मोटिवेट करते हैं हर फाउंडर को कि वो उन्हीं के पास आए, और राजू जैसे फाउंडर्स इसी जाल में फंस जाते हैं। आइए बताता हूँ कैसे। अगर हम इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर फंडेड स्टार्टअप को अलग करें तो सबसे कम फंडिंग अमाउंट भी $10 मिलियन का होता है, अगर हम इंक 42 की रिपोर्ट के हिसाब से माने तो, जो कि 82% है। यानी कि 5,068 स्टार्टअप में से 4146 स्टार्टअप्स को $10 मिलियन की फंडिंग मिल ही जाती है। यहाँ हर्ष गोइंका का ट्वीट भी एक अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे शार्क टैंक देखना तो पसंद है, लेकिन शार्क्स के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लाल ही लाल दिखाई देता है। यहाँ कुछ लोग ये कहते हैं कि हम जे कर्व को फॉलो करते हैं, लेकिन आपको पता है ये जे कर्व भी एक बहुत बड़ा मिथ है। इसको हम समझते हैं मार्केट डिसरप्शन से। मार्केट डिसरप्शन स्टार्टअप्स और बिजनेस के अंदर माना जाता है ऐसी टेक या मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए जो एग्जिस्टिंग कंपटीशन है उनके कस्टमर्स को बांट दिया जाए और अपनी पहचान बना ली जाए उस मार्केट के अंदर। जहां पर सीधा सीधा खेल ये है कि ये एक एग्जिस्टिंग मार्केट लीडर है, आप नीचे से आते हैं और डिस्टर्ब करते हैं ताकि आप उसकी जगह एक मार्केट लीडर बन सके। इसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि नीचे से शुरू करें, जो आप उस एग्जिस्टिंग मार्केट लीडर की सबसे छोटी मार्केट यानी ऑडियंस को पकड़ के चलते हैं। कॉस्ट और आपका प्रॉफिट मार्जिन दोनों ही कम होता है उस चीज के अंदर। आपका क्लियर मोटिवेशन ये होता है कि आपको इस सेगमेंट में जो ऑडियंस है उसको अच्छे से ग्रैब करना है, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को अपग्रेड करते जाना है,
जिससे आप और ज्यादा ऑडियंस को फैलाते चले जाएं। इसका क्लियरली एग्जांपल आपको देखने को मिलता है जियो ने जो किया, फ्री डेटा का यूज करके लोगों को ग्रैब किया। एक और एग्जांपल इसका बोट भी है, जहां पर उन्होंने मार्केट डिस्ट्रप्शन किया, हाई क्वालिटी लो प्राइस के अंदर अपना सेगमेंट बना के। वन प्लस भी इस कैटेगरी का है। और आजकल आप एक और प्रोसेस का एग्जांपल देख रहे होंगे, वो है SMBs, जैसे कि टी स्टॉल आपके रोड साइड एरिया पे। और ये एक प्रॉफिटेबल नीश आ जाती है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखे तो। इसलिए आपको आजकल ज्यादा देखने को मिलता है कि टी स्टॉल्स और जूस सेंटर्स आपको रोड साइड पे अपनी ही मार्केटिंग करते नजर आएंगे। ये भी अब एक डिस्ट्रप्शन का प्रोसेस है, जहाँ पर उस छोटी मार्केट को ग्रैब करके अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करके बड़ी मार्केट के लीडर को कम्पीट किया जाए और डिस्टर्ब किया जाए। उसका दूसरा तरीका आता है कि आप अपना ही एक सेगमेंट बना लें एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर। यहाँ एक पर्टिकुलर ऑडियंस को चुना जाता है जो आपके मार्केट लीडर ने उन्हें नहीं चुना। वहां से आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को अपग्रेड करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लेके चलें तो नेटफ्लिक्स सीडीज को प्रोड्यूस करता था, सीडी सेंटर था एक। उन्होंने अपग्रेड किया अपनी टेक्नोलॉजी को क्लाउड सर्विस पे, ताकि वो और लोगों तक पहुंच सके, जहां पर उन्होंने अपग्रेडेशन से अपनी ही मार्केट एग्जिस्टिंग मार्केट को बीट किया, यानी डिस्टर्ब किया। वैसे इस डिस्ट्रप्शन के अंदर चैट जीपीटी भी अब एंट्री ले चुका है, जो गूगल को डिस्टर्ब करता है। वैसे इस डिस्ट्रप्शन प्रोसेस में एक नया नाम भी जुड़ चुका है, और इस नए तरीके से लोग डिस्टर्ब तो कर ही रहे हैं, बल्कि प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न भी बनते हैं। वो आगे हम इस वीडियो में समझेंगे। अब इसको जे कर्व में कैसे समझा जाए। जे कर्व लोग मानते हैं कि इनिशियल पॉइंट जहां पर आप अपना आइडिया और MVP बिल्ड करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, तो वो पॉइंट 0 होता है। फंडिंग मिलने के बाद या फंडिंग के बिना भी आपका एक डाउनफॉल देखने को मिलता है, लॉस मेकिंग जिसे हम कहते हैं। अल्टीमेटली यहाँ पर आपका और इन्वेस्टर्स का गोल होता है कि इस लॉस मेकिंग को एक ग्रोथ पॉइंट मिलेगा और ये बूस्ट कर जाएगा और हमारा जे कर्व जो है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन इसके हिसाब से तो हर स्टार्टअप का जे कर्व ऐसा ही होना चाहिए था। थोड़ी और रिसर्च करी तो पता चला कि यार यहाँ तो खेल ही दूसरा चल रहा है। ये खेल है पर्सपेक्टिव का। आप जो मानते हैं और आपका जो इन्वेस्टर मानता है, वो दोनों चीजें अलग हैं जे कर्व के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम तो। आप मानते हैं, लोग भी मानते हैं कि आप इनिशियली लॉस करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप ग्रो करेंगे। आप लोगों में आदत डालेंगे, उनको अपने प्रोडक्ट या सर्विस की लत लगवाएंगे और हल्की फुल्की प्राइस बढ़ा के हम प्रॉफिटेबल ग्रोथ मार्जिन्स में जे कर्व को अचीव कर लेंगे। वही इन्वेस्टर ये सोचता है जे कर्व में मुझे लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो अच्छी बात है, लेकिन लॉस में भी मैं प्रॉफिट बना लूंगा। इसलिए इन्वेस्टर्स लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट कर लेते हैं। इसका हम अगर लेटेस्ट एग्जांपल देखें तो मामा अर्थ है, जहां पर शिल्पा शेट्टी के जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 6.7 करोड़ है। अगर IPO लॉन्च होता है तो वो 80 करोड़ को भी टच कर लेंगे। और वहीं से ये जे कर्व का ग्रे एरिया दिखना चालू हो जाता है, जिसको हम डेथ वैली भी कहते हैं। यानी यहाँ पर सारा खेल जो है वो वैल्यूएशन का है, यानी जितना ज्यादा वैल्यूएशन उतना ज्यादा प्रॉफिट इन्वेस्टर्स के लिए। यानी हमारे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम या किसी भी स्टार्टअप इकोसिस्टम में आप ले लें, नाम ही उसकी पहचान है। अगर नाम को बड़ा बना दिया जाए तो वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती है और अल्टीमेटली यहाँ पर लॉस मेकिंग कंपनीज भी फायदा पहुंचा देती हैं इन्वेस्टर्स को। और मजे की बात तो ये है, ये एक ग्रे एरिया जो है वो भी इमेजिनरी है स्टार्टअप्स के लिए। आइए समझते कैसे। अगर जे कर्व कुछ ऐसा है और इस डाउन स्टीप को हम वैल्यूएशन माने, लेकिन अगर ये वैल्यूएशन यानी जो ये डाउन स्टीप है वो डीप होती चली जाएगी, वहां वैल्यूएशन तो आपकी बढ़ेगी, पर आपके डिसीजन आगे चल के शायद जे कर्व को पूरा ना कर पाए और यहीं पर ही स्टार्टअप फंस जाते हैं। आपकी सिर्फ वैल्यूएशन बढ़ रही है, इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट बढ़ रहा है, यानी वैल्यूएशन को बढ़ता चले जाए। बस पर्सपेक्टिव चेंज करिए, इसको थोड़ा 180 डिग्रीज घुमा दीजिए और इसलिए हमें स्टैट्स कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं, यानी 13 प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स और बाकी एक्वायर हो जाते हैं। एग्जांपल बायजूस की वैल्यूएशन का एक बड़ा रीजन उनकी एक्विजिशंस भी हैं। नील पटेल के हाल ही के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, जब उन्होंने एक्वायर किया आंसर द पब्लिक को, We really are tiny, and a lot of those companies grow through a simple channel. Can you guess what it is? It's acquisitions. एक्विजिशन कंपनी को बढ़ाता है, बढ़ाने में मदद करता है, कंपटीशन से लड़ने के लिए मदद करता है और इसीलिए 5000 स्टार्टअप्स में से 1000 स्टार्टअप्स एक्वायर्ड कर लिए गए हैं इंडिया के अंदर और एक ही चीज को सेटिस्फाई करने के लिए, वो है वैल्यूएशन। छोटी मछली बड़ी मछली तक कब तक लड़ती रहेगी? जब तक उसके पास ताकत है, यानी कि पैसा है। पैसा इन्वेस्टर देगा, वो वैल्यूएशन के पीछे भागेगा, स्टार्टअप लॉस बढ़ाते जाएंगे और एक ना एक दिन राजू के सामने वो सिचुएशन आ जाएगी जहां पर उसको 2 डिसीजन लेने पड़ेंगे। पहला,
या तो वो पिवट करे और दूसरा या तो एक्वायर हो जाए और अल्टीमेटली इस सर्कल में वो फंसता चले जाएगा। पिवट भी बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो पिवट हो जाते हैं वो अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हैं और ये भी एक बड़ा रीजन बन जाता है कि लोग पिवट को भी एक ऑप्शन के रूप में देखने लगते हैं। लेकिन फिर इस चीज का समाधान क्या है? वो है कॉकरोच अप्रोच। ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है दोस्तों कि यार मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम पे आपको कॉकरोच स्टार्टअप ज्यादा देखने को मिलेंगे बजाय यूनिकॉर्न्स के। कॉकरोच स्टार्टअप क्या होता है, क्या काम करता है, उसका पहले ही मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, आप इस वीडियो के बाद जरूर देखना उसे। और इसी कॉकरोच अप्रोच से नए स्टार्टअप इकोसिस्टम की भी शुरुआत होने जा रही है इंडिया के अंदर, जो कि अब एक डिसरप्शन का प्रोसेस बन चुका है। हाल ही में कुछ महीनों से आप देख रहे होंगे कि जो फाउंडर्स हैं वो भी सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव होने लगे हैं, यूट्यूब पे अपनी पॉडकास्ट रिलीज करने लगे हैं, जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और एक नई शुरुआत उससे कर रहे हैं। क्योंकि इस स्टार्टअप इकोसिस्टम में घुसने का एक और नया तरीका है। अब ये एग्जाम्पल के तौर पे आप फिजिक्स वाला को ले सकते हैं। ये अब मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट के लिए सोशल प्लेटफॉर्म नहीं बचे हैं, अब ये मार्केट को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। याद है इस वीडियो के कुछ पहले क्षणों में मैंने कुछ ये बोला था, लोगों की सलाहें आनी चालू हुई तो उन्होंने कहा कि बेटा राजू एक काम कर, तू कुछ काम कर ले और उस काम से जो इनकम होगी तो अपने स्टार्टअप में डाल दियो। और यही साबित होता जा रहा है आज की डेट में। एक और बड़ा एग्जाम्पल आपको प्रांजल कामरा, टेक बर्नर जैसे लोगों का मिलेगा, जो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सोशल मीडिया के जरिए और ज्यादा ग्रोथ देते चले गए और एक मार्केट को डिस्टर्ब करने की राह पे निकल पड़े। अब इसकी क्रोनोलॉजी समझे कि ये इकोसिस्टम के अंदर क्या चेंजेस लेके आ रहा है। आप यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक पेज बनाते हैं, वहां पर आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड करते हैं। अगर आपकी कम्युनिटी बिल्ड होगी तो आपके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी एज कंपेरेटिवली अगर आप नहीं करते थे तो। क्योंकि पहले स्टार्टअप सोचते थे कि वो आइडिया बनाएंगे, उसके ऊपर बिल्ड करेंगे, फिर MVP बनाएंगे, MVP के बाद मार्केटिंग करेंगे। लेकिन अब जो है ये सब कुछ बदल चुका है। पहले आपको आइडिया से भी पहले, आइडिया के बाद ही आपको मार्केटिंग रखनी पड़ेगी। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि इस चीज से आपको कम्युनिटी बिल्ड करेंगे और कम्युनिटी के अंदर ही आप अपनी एक नीश बनाते हैं। जिस ऑडियंस को आपकी जरूरत है उस ऑडियंस को ही आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज सर्व करते हैं। और इसी का सबसे बेस्ट एग्जांपल फिजिक्स वाला भी है, जो यूट्यूब से यूनिकॉर्न बन गए। और हाल ही के कुछ यूनिकॉर्न जो कि प्रॉफिटेबल थे, जैसे कि मोलप्योर डायग्नोस्टिक्स, अमागा जैसे स्टार्टअप्स जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, उन्होंने भी कॉकरोच अप्रोच को इनिशियली स्टार्ट किया था और अपने 5-6 साल बाद फंडिंग राउंड्स उठाए थे। एक्स्ट्रा इनकम सोर्स मैटर करती है। ज़ीरोधा कभी एड्स नहीं चलाता, ऐसा उनके फाउंडर्स कहते हैं। उन्होंने अपनी क्वालिटी पे ध्यान दिया और अपने टेक को डेवलप किया ताकि वो मार्केट को डिस्टर्ब कर सके। हाँ, इसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी होगा, लेकिन फिर जोहो जैसे एग्जांपल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि कॉकरोच अप्रोच को ही उन्होंने बेस्ट अप्रोच माना। रिसेशन चल रहा है लेकिन ज्यादा फर्क इनको पड़ेगा नहीं। अगर इन्वेस्टर्स इनके अंदर फंड करते तो वो अपने हिसाब से इस कंपनी को चलाते और फिर हमें रिजल्ट देखने को मिलता मास ले ऑफ्स। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट जरूर करना। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम इस वक्त वर्ल्ड के 19th रैंक पर है और इसके ऊपर अगर हम टॉप 3 देखें तो USA, UK और इजराइल आते हैं। यानी कि बड़े तो हैं हम, लेकिन बेस्ट नहीं। आज भी कोई भी न्यूज नहीं आपको देखने को मिलेगी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज से स्टार्टअप ने किसी इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया हो, क्योंकि लोग इंडिया में बिजनेस स्ट्रेटजीज को ध्यान में न रखते हुए ग्लोबल कॉम्पिटिटर से कम्पीट करने की सोचते हैं। कुछ इनोवेटिव कंपनीज जैसे एशियन पेंट्स और जिलेट फोर्ब्स की इनोवेटिव लिस्ट में आती हैं, लेकिन आज से 7 साल बाद यानी कि 2030 तक 1 लाख स्टार्टअप फिर हो जाएंगे और शायद सारे रिकॉर्ड्स हम फंडिंग के मामले में तोड़ देंगे। तो राजू जैसे फाउंडर्स क्या सोचते हैं इकोसिस्टम पे आने से पहले या इकोसिस्टम में रहने के बाद? उनके अनरियलिस्टिक गोल्स, ज्यादा फंडिंग हो तो ज्यादा ऑपरेट कर सकते हैं, पेशेंस की कमी। आज हम अगर देखें तो एक एवरेज स्टार्टअप 2019 के बाद सिर्फ 2 सालों में ही पहला फंडिंग राउंड उठा देता है, जहां पर बड़ी मछली आगे जाके उनको ग्रैब कर लेती है, जैसे कि शार्क्स। देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, अगर स्किल डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी लोग आपको पूछते हैं सबसे पहले आके कि क्या कर रहे हो, कहाँ तक पढ़ाई की है आपने, तो जवाब देना पड़ता है। और यही सेम चीज आज हमें अपने इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में देखने को मिलती है, जहाँ पर हमारी वैल्यूएशन ही हमारी नई डिग्री है। क्योंकि दोस्तों, इफ आइडिया इज अ लॉक देन एग्जीक्यूशन इज अ की। पर एग्जीक्यूट करने के लिए भी तो आइडिया की जरूरत है। बिना चाबी के ताले का क्या काम, और ताले के बिना खैर।
उम्मीद बनाए रखो दोस्तों, उम्मीद पे दुनिया कायम है और स्टार्टअप इकोसिस्टम भी उसी पे कायम है। अभी इस वीडियो को फैलाओ, जितना हो सके उन लोगों तक फैलाओ जो अपने स्टार्टअप को शुरू करने वाले हैं इस इकोसिस्टम के अंदर। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इस वीडियो पे तो हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे ग्राउंड जीरो से, यानी कि हर स्टार्टअप, हर प्रॉफिटेबल स्टार्टअप के दरवाजे पे जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो कैसे डिस्टर्ब करते हैं। अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो उम्मीद तो हम लगाते रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में बिजनेस भी बनते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। उसका वीडियो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देखने को मिल जाएगा, और बाकी एआई से कैसे बिजनेस बना सकते हैं वो राइट साइड में देखने को मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।